हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अभी जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी सीजीएल का। तो 11 अप्रैल से एग्ज़ाम्स जो स्टार्ट हुए थे, तो शिफ्ट 1 में 11 अप्रैल को जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके हम सॉल्यूशंस देखेंगे। देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टेक्सोनॉमी बेसिकली होती है ग्रुपिंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन से मतलब होता है इसका। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स होता है वो उसमें स्ट्रक्चर भी उनकी देखी जाती है, ये चीज़ भी देखी जाती है, केमिकल कॉन्स्टेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। मतलब ऑल ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लांट्स की, उनके बेसिस पर होता है। मतलब कोई एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर नहीं होता वो। तो ये आंसर है इसका। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ऑन विच डे वाज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। नेशनल एम्ब्लेम जो अशोक का चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा, तो ये अपना अडॉप्ट किया गया था विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट कब किया गया था आपको मालूम ही है, 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो ये हमारा जो इसका है आंसर हो जाएगा। जिस दिन इंडिया रिपब्लिक बना था उसी दिन नेशनल एम्ब्लेम को भी अडॉप्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो ये देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीरथ सिंह रावत को अभी कुछ टाइम पहले जो है बनाया गया था चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड। तो आप जो है इसका आंसर यहाँ पर कर ही सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एलोकेशन टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग वॉज इंक्रीज्ड बाई। ये देखो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, बजट आता है आपका फरवरी में, तो 137% इंक्रीज हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। कोविड वगैरह के चलते, पेंडेमिक जो है उसके चलते बजट में हेल्थ केयर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज़ किया गया है। तो इसका आंसर 137% है। अलोकेशन टुवर्ड्स दी हेल्थ एंड वेलबींग वॉज इंक्रीज्ड बाई हाउ मच परसेंटेज, है ना। ये हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स था ओवर द करंट वाले बजट में, यूनियन बजट, प्रीवियस ईयर इन द यूनियन बजट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सीक्रेट ऑफ वेदास। सीक्रेट ऑफ वेदास के ऑथर पूछे गए थे इसमें। तो सीक्रेट ऑफ वेदास बुक औरबिंदो ने लिखी थी, ठीक है। सो श्री औरबिंदो जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड इन हाइड्रोफाइट्स। तो न्यूमेटोफोर्स क्या होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं। एरियल रूट्स मतलब हवा में जो रूट्स होती हैं, ये कहाँ मिलती हैं, जनरली आपको मैंग्रोव से मिलती हैं। मैंग्रोव मतलब कि जहाँ सेलाइन वाटर्स होते हैं ना, या फिर जैसे जो स्वैम्पिंग वाला एरिया होता है जहाँ पे दलदल होता है, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो गैसेस हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जो रूट्स हैं वो हवा में आ जाती हैं, तो उनको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप हमको दिखाई दे रही हैं, ये ट्री है और यहाँ तक देखो काफ़ी आगे तक जो है इसकी रूट्स फैली हुई हैं। ये क्या है, पूरा का पूरा देखो ये सुंदरबन का एरिया है। तो मैंग्रोव ट्रीज़ हैं ये। इसकी जो ज़मीन की जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर जाती हैं, ऐसे निकल करके आती हैं, ये एयर को यहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं। चारों तरफ पानी है, ठीक है, तो वहाँ इन कोई भी एयर वहाँ अंदर पहुँच नहीं पाती है उसमें, इसलिए इनका ये अडेप्शन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, न्यूमेटोफोर्स रूट्स होते हैं, हमने समझा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोगों को याद रहता है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स defeated मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 AD। ठीक है, तो देखो जो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ठीक है। जो सेकंड बैटल हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। आप ये चीज़ देख सकते हो, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस जो बन जाते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान उसको जीत गए थे। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था,
और उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, एक और बार हुई है लेकिन वो इन दोनों के बीच में नहीं थी, वो तराइन में लड़ाई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट पास्ड। तो लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998 में आया था। ठीक है, तो आप यहाँ से टिक कर देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है घटम। घटम क्या होता है? तो घटम आपको पता होगा तो आप बता पाओगे। कभी आपने बहुत पहले के ज़माने में ताजमहल चाय का ऐड देखा होगा। तो ये क्या है, देखो इसको तबले की तरह कई बार आपने देखा होगा लोग बजाते हैं मटके को, है ना। तो ये साउथ इंडियन एक परकसन इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये पॉट जैसा होता है, इसको घटम बोला जाता है ना। अब देखते हैं उस क्वेश्चन को, अब आंसर आप कर पाओगे। घटम क्या है? लार्ज नैरो माउथड अर्थनवेयर पॉट यूज्ड एज अ परकसन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये घटम हो गया। बाकी के आंसर्स जो हैं, क्योंकि आपको मालूम मटके जैसा होता है, तो बाकी के आंसर्स आप जो है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, आप इन्हें पढ़ के देखेंगे तो। जैसे विंड इंस्ट्रूमेंट, तो विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये। लेदर एंड जैकवुड का बना हुआ परकसन इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी नहीं है ये। ताम्बूरीन वाला भी नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। ठीक है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो कि आपको डायरेक्टली पे नहीं करना। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स है, वो क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है, जिसकी इनकम होगी वही पे करेगा, उसकी जगह कोई और नहीं पे करेगा। कॉर्पोरेशन टैक्स भी ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स है, जिस कंपनी की इनकम होगी वो कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगी, ऐसे ही कैपिटल गेंस टैक्स। लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स की आप बात करेंगे तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। जीएसटी क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदा तो उसके ऊपर आपने देखा ही होगा 18%, 12% ऐसे जीएसटी लग जाती है। तो हो क्या रहा है कि जो प्रोडक्ट आपको बेच रहा है, जीएसटी तो वो दे रहा है सरकार को, लेकिन वो आपसे ले रहा है साथ में, यानी कि इनडायरेक्टली आप दे रहे हैं उसको। तो ये जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था एसएससी में अभी फर्स्ट शिफ्ट में ही, कि ट्राइब्स ऑफ द निकोबार आइलैंड्स पे देयर रिस्पेक्ट्स टू द डिपार्टेड सोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग। तो बेसिकली जो निकोबार की जो ट्राइब्स हैं उनका फेस्टिवल का नाम भी अगर आपको मालूम होगा तो आप इसको कर पाओगे, ओसवरी फेस्ट है। ठीक है, बाकी के ये जो फेस्टिवल्स हैं ये निकोबार की ट्राइब्स के जनरली नहीं हैं। जगतधात्री पूजा वेस्ट बंगाल में होती है। कल्पतरु उत्सव रामकृष्ण परमहंस से रिलेटेड वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है ये भी। गंजन फेस्टिवल बड़े लेवल पे होता है, लेकिन हाँ ये निकोबार का स्पेशलाइज्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जो निकोबार से रिलेटेड है वो यही है वो फेस्टिवल, ओसवरी फीस्ट। ओके, तो यहाँ से ये आंसर बन जाएगा। जो वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं वो कुछ देखो इस तरीके का डांस वांस करते हैं, फोक डांस होता है वहाँ का, इन्जॉय करते हैं इस फेस्टिवल वाले दिन पे वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी है। ओनली मार्केटेड गुड्स आर कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी। जीडीपी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो आप आंसर कर पाओगे। ओनली मार्केटेड गुड्स आर कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो जीडीपी होती है उसमें जिस जिस चीज़ की मतलब कि वैल्यू डिफाइंड होती है उसको ही कंसिडर किया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही है अपने आप में। द वर्क डन बाई अ वुमन एट हर होम इज़ आउटसाइड द परव्यू ऑफ द जीडीपी। ये बात भी सही है, क्योंकि जो वर्क डन बाय वुमेन एट होम होता है जनरली उनको पे नहीं किया जाता, नॉट पेड है वो। ठीक है, तो नॉट पेड होने की वजह से वो यहाँ पे काउंट ही नहीं हो पाया वो जीडीपी में। थर्ड पॉइंट है, इन एस्टिमेटेड जीडीपी ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लेंगे तो एक ही गुड जो है या फिर जो सर्विस है वो डबल ट्रिपल वर्कआउट हो जाएगी, इसलिए। तो इस तरीके से जो है 1 2 3 ऑल 3 स्टेटमेंट सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी के बारे में पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो हमें बस अगर इतना ही पता हो कि इनमें से कौन सा पोर्ट सिटी था तो हमारा आंसर बन जाएगा। आपको बता दूं, ताम्रलिप्ति जो है वो पोर्ट सिटी था। तो ताम्रलिप्ति वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी इन एंशियंट इंडिया। देखो ताम्रलिप्ति का हम यहाँ से देख सकते हैं, ताम्रलिप्ति जो है तांबे से ही ये बना हुआ है। ये वेस्ट बंगाल में है ये। ठीक है, मतलब था ताम्रलिप्ति। ओके, और यहाँ से मतलब कि ये जो
कॉपर है, कॉपर से रिलेटेड जो अपना रूट्स बनते थे। पहले क्या है कि जब आयरन की खोज नहीं हुई थी, लोहे की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले तांबे की खोज हो गई थी। तो तांबे का बड़ा महत्व था एंशियंट वर्ल्ड में। तो ताम्रलिप्ति के नाम से ये जो है पोर्ट था, पोर्ट सिटी था पूरा का पूरा। यहाँ इसका आंसर जो है वो ताम्रलिप्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज रिड्यूसिंग द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ एलिमिनेटिंग पोल्यूशन। तो अगर आपको देखो हाँ इस वर्ड का मीनिंग भी पता होगा तो भी आप आंसर कर दोगे। अबेटमेंट ही होता है जो कि रिड्यूस या फिर सबसाइड या फिर किसी चीज़ के इफेक्ट को कम करने के लिए होता है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अबेटमेंट इज़ रिड्यूसिंग द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ और एलिमिनेटिंग पोल्यूशन। नेक्स्ट अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वन द इंडियन सुपर लीग 2020-21। तो ये जो इंडियन सुपर लीग है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब जो है इसको जीता था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर्मर स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज was the coach at the Hero ISL 2020-2021 of which of the following football teams। किस फुटबॉल टीम के कोच थे एंटोनियो लोपेज, है ना। तो ये मोहन बागान के थे, सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है इंडिया का और काफ़ी इम्पोर्टेंट टीम है ये फुटबॉल की। तो ये जो है फुटबॉल के कोच थे वहाँ पे। ओके, द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द वाइट माउंटेन। ठीक है, तो ये जो धौलागिरी वन है, धौलागिरी वन ये 7th या 8th लार्जेस्ट पीक है दुनिया की और इसी को जो है वाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में ये 1808 में डिस्कवर हुई थी। तो जब ये डिस्कवर करी थी उस टाइम पर जिसने डिस्कवर करी थी उसे लगा कि यही वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ थॉट टू बी द हाईएस्ट पीक उस टाइम पे, लेकिन ऐसा तो नहीं था। अब ये जो पीक थी उसमें हर समय बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो जिसने डिस्कवर करी उसने कहा ये वाइट माउंटेन है भैया, हर समय बर्फ़ रहती थी। ठीक है, बाद में पता चला कि इससे भी ज़्यादा ऊंची ऊंची कई चोटियां हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस वुड यू एसोसिएट द टर्म रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर देखो पैसिफिक ओशन में है। रिंग ऑफ फायर देखो मैंने यहाँ पे देखिए डायग्राम है एक, ये पैसिफिक ओशन है और ये इसके चारों तरफ ये एक एक्टिव वॉल्केनोज की एक सीरीज़ है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज है। तो वॉल्केनोज से आपको मालूम है गर्म लावा निकलता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर। ये देखो एक रिंग जैसी दिखाई दे रही है ना, एक थोड़ा सा और यहाँ से क्लोज कर दिया तो पूरी की पूरी एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर या फिर रिंग ऑफ वॉल्केनोज। वॉल्केनोज हैं यहाँ पे इसलिए बहुत सारी, इसलिए इसको जो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स of the Constitution of India added a new fundamental duty under Article 51A। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है ना। इसका आंसर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 है। क्यों है? क्योंकि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था। राइट टू एजुकेशन एक्ट को ये लेकर के आया था और फंडामेंटल ड्यूटी उसमें देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड किया गया था। मतलब एक तो बोला गया था कि 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनको मैंडेटरीली एजुकेशन दी जाएगी, है ना। अप टू 6 ईयर्स उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलेगी। एंड एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी पेरेंट्स के लिए कि जो भी उनके वार्ड्स हैं, जो भी उनके चिल्ड्रन हैं, उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी एक ऐड करी गई थी। तो यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ था, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द थीम फॉर इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2021 वाज। तो ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस अगर आपने करंट की मैगजीन्स वगैरह देखी होंगी तो रीस्टोर आवर अर्थ, ये इसका जो है थीम थी इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2021 की। ओके, अगला क्वेश्चन है, in which of the following states or union territories was an election not held in March April 2021। तो अब करंट अफेयर्स देख रहे होंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई उस टाइम पर
जनरली क्या है, 3-4 स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन हो रहा होता है, तो कौन कौन से में इलेक्शन नहीं है। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जो है काफ़ी पॉपुलर रहा था, मोदी जी ने अपनी जो है दाढ़ी बढ़ा ली थी और रविन्द्रनाथ टैगोर से उनका कंपैरिजन किया जाने लग गया था। तो उस टाइम पे देखो बिहार में इलेक्शन नहीं हुआ था, इन सारी जगहों पे इलेक्शन हुए थे उस टाइम पर। तो इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद में द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पुडुचेरी फ्रॉम फ्रेंच इन द ईयर। तो ये हिस्ट्री का फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1761 में इन्होंने कैप्चर कर लिया था पुडुचेरी को फ्रेंच से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हमेशा 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन से अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं भी याद है, तो अगर आपको ये याद है वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन है, तो भाई आप उसको मार्क कर दीजिए, वही हमारा आंसर है। रामसर कन्वेंशन, रामसर एक शहर है ईरान के अंदर। ठीक है, वहाँ एक कन्वेंशन हुई थी, उस कन्वेंशन में वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने का डिसाइड किया गया था। ठीक है, यह तो इसलिए उसका नाम जो रामसर कन्वेंशन पड़ गया, और जिन जिन वेटलैंड्स को इम्पोर्टेंट माना गया दुनिया में, उन सबको रामसर साइट्स बोला जाता है। रामसर साइट्स, ठीक है, उन वेटलैंड्स को जिन जिन को रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया है, उन वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट कितनी, ठीक है, अ क्वार्टर, हाफ, 1/10, 1/3, एटलीस्ट कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरीड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी होती है वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करती है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ बोला जाता है। ठीक है, तो हाफ के आसपास अगर हम देखेंगे तो ये देखो 25% रह गया, क्वार्टर 1/10, 10%, 1/3 है, तो हाफ के आसपास का आंसर हमारा यही है, तो हम इसको मार्क करेंगे। एटलीस्ट हाफ ये बोल रहे हैं, ठीक है, जबकि एक्चुअल होता है अप्रॉक्सीमेटली हाफ। ओके, तो यहाँ से इसका ये आंसर बन जाएगा। बस 25 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ये जो अपना टीयर 1 होता है, जो जैसे हम प्री भी बोलते हैं SSC CGL, तो फर्स्ट हाफ के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कई बार जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, जैसे अभी CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये क्वेश्चंस जो है उसमें रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको आप रिमेंबर कर सकते हैं। जस्ट एग्ज़ाम से पहले इन वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, बाकी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जल्दी ही हम जो है उनको भी सॉल्व करेंगे आपके सामने। ओके, थैंक यू।